नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जो राजनीतिक दल मोदी सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जो बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने अपने अमीर दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया, ये आपके सामने बार बार कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि अर्थव्यवस्था सरकार की नीतियों की वजह से डूबी जा रही है। आज उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा आंकड़े जो आए हैं उसके बाद। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की प्रतिष्ठित फाइनेंशियल एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में कहा कि यह दशक भारत का दशक साबित होगा। पूरा 10 साल वो कह रहे हैं, अगला एक डेकेड इंडिया का होने जा रहा है। भारत सभी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज करने वाली इकोनॉमी होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा बदलाव हो रहा है जो पीढ़ियों में एक बार होता है। भारत में निवेशकों और कंपनियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इस दशक के अंत तक भारत दुनिया के विकास के 5वें भाग का हिस्सेदार होगा। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और भारतीय भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में क्या क्या होगा वो भी आपको सुनना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि अगले 10 साल में 28 लाख रुपया सालाना कमाने वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़ जाएगी। यानी जो अभी आंकड़ा 50 लाख परिवारों का है वो 2.5 करोड़ परिवारों का हो जाएगा। 2031 तक भारत की जीडीपी डबल से ज्यादा हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का आकार $7.5 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 4,28,000 रुपए हो जाएगी, जो अभी 1,86,000 रुपए पर। और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 21% हो जाएगा। ग्लोबल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 4.5% से ज्यादा की होगी। वैश्विक कार बिक्री का करीब 25% भारत से होगा। हर कोई जानता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर उसकी रीढ़ होते हैं। बैंकों की बैलेंस शीट जितनी मजबूत होती है, देश की आर्थिक सेहत उतनी ही अच्छी है, यह माना जाता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के लिए जो काम किया उसका असर अब दिख रहा है और मुनाफा 145% पर पहुंचा है। इस साल सभी 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा है। 12 सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर 40,991 करोड़ रुपए पर आ गया और यह फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 6 महीनों का आंकड़ा बता रहा हूं। 12 सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 25,685 करोड़ रुपया हो गया। सरकारी बैंकों की आर्थिक सेहत में इतना सुधार हुआ है कि कुछ बैंकों का मुनाफा जुलाई से सितंबर के बीच 145% बढ़ा। यूको बैंक का प्रॉफिट 145% बढ़कर 504 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का प्रॉफिट 74% बढ़कर 13,265 करोड़ पर है। कैनरा बैंक ने 89% का प्रॉफिट दर्ज किया और 2,585 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। बैंक ऑफ बड़ौदा 58.70% का प्रॉफिट बढ़ गया और 3,312 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रॉफिट 103% बढ़ गया। और यह सब तब है जब मोदी सरकार पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे, ये सूट बूट वालों की सरकार है, नरेंद्र मोदी बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं। यही सुनते थे ना आप कि नरेंद्र मोदी ने अपने 4-5 साथियों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन सवाल यह भी कि अगर ऐसा है तो मोदी सरकार के दौरान बैंकों का मुनाफा कैसे बढ़ा? इतना ही नहीं, आज बड़ी खबर यह भी आई कि नीरव मोदी को जो प्रत्यर्पण करना है, पकड़कर यहां लाना है, उसमें भी भारत को कामयाबी मिली है। वहां की कोर्ट ने कह दिया प्रत्यर्पण बिल्कुल ठीक है। यानी किसी को भारत का पैसा लेकर जाने भी नहीं दिया जा रहा। पकड़कर ला रहे हैं, पैसा तो ले ही रहे हैं, पकड़कर वापस भी ला रहे हैं कि चलो यहां केस चलाएं। एक बार जो विपक्ष के नेताओं ने कहा था वो सुनवाता हूं, फिर आगे की बात। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी ने
स्वयं 3.5 लाख करोड़ रुपए, फिर से दोहराता हूं, 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। जिन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के कर्जे माफ किए, कानून लाया जाए, इसको देश के साथ गद्दारी घोषित किया जाए। अपने दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ करना देश के साथ गद्दारी घोषित किया जाए। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और कौन है ये दोस्त? पहले ये उनके दोस्त थे, अब ये इनके दोस्त हैं। लोग वही हैं, पहले वो इनके कर्जे माफ करते थे, अब ये इनके कर्जे माफ करते हैं। क्या याराना है? इसकी जांच होनी चाहिए कि जिन जिन लोगों के कर्जे माफ किए, उन लोगों ने इनकी पार्टी को कितना कितना चंदा दिया है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, कॉर्पोरेट सरकार है। नहीं, सुनिए सुनिए तो Deputy Speaker, sir, you must please control them. आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। यानी बार बार बैंकों का जो एनपीए है उसको लेकर कहा गया कि अपने दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया। और आज की तारीख में अगर आप कंपैरिजन करने बैठिए, मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री प्राइम मिनिस्टर इस देश के 2013-14 में जब गए, तब बैंकिंग सेक्टर -11.2% मुनाफा नफा नुकसान देखिएगा तो माइनस में चल रहा था बैंकिंग सेक्टर। आज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है 2021 में 1 लाख करोड़ बैंकिंग सेक्टर। लेकिन कहा गया कि अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया, उनको ऐसे ही उठा के पैसा दे दिया। और इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि क्या दुनिया ने भी मोदी शास्त्र मान को एक विकल्प माना है? जैसा मॉर्गन स्टैनले कह रही है कि 10 साल हिंदुस्तान की इकोनॉमी के होंगे, ऐसा होगा क्या? दोस्तों का कर्ज माफ करने वाली सरकार अगर है ये, तो बैंक मुनाफे में कैसे चल रहे हैं? मोदी वर्सेस मनमोहन, किसकी नीति में राष्ट्रपति? हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सुनील अलग आर्थिक मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं और दिनेश वार्ष्णेय नेता हैं सीपीआई के, अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, मैं पहले आपसे ही शुरू करता हूं। इस देश ने पिछले 8 साल में लगातार सुना कि बैंकों में जो नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ दोस्त हैं उनका कर्जा माफ किया जा रहा है, और आंकड़े कहते हैं बैंकिंग सेक्टर मुनाफे में है, बैंक्स ने मुनाफा कमाया है। तो अगर वो कर्ज माफ हुआ है दोस्तों का, तो ये मुनाफा कैसे हो रहा है? देखो सुशांत, जो बैंकिंग सेक्टर की आप बात कह रहे हो, वो अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि 12 लाख करोड़ से ऊपर का एनपीए है 2014 से अब तक का। और जो आप कह रहे हो मुनाफा बैंकिंग सेक्टर का है, वो इस साल का है। उससे पहले जो लगातार नुकसान चला रहा है वो उसको देखोगे तो ये माइनस में अब भी जाएगा। तीसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब मोदी सरकार को लगता है कि हम अर्थव्यवस्था पे घिर रहे हैं, तो वो 2 या 3 चीज़ों की शेल्टर लेते हैं। एक, हिंदू मुसलमान करवाना, दूसरा राम जन्मभूमि गैर राम जन्मभूमि करवाना, तीसरा किसी रेटिंग एजेंसी से अपने फेवर में रिपोर्ट को डलवा देना। आप इस रिपोर्ट को मैं 5 पेज लाया हूँ, बड़े ध्यान से पढ़िए आप। वो साफ कहता है कि अगले 2031 तक रुपए की क्या कीमत रहेगी। अदरवाइज भी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी है 2031 तक। आप नहीं कहेंगे तब भी हो जाएगी, समझ रहे हैं। दूसरा वो खुद कहता है कि आखिर में देखिए आप पेज 4 पे, उस पे although the India will lead to tap fossil fuels to meet its growing needs, ये ग्रोइंग नीड्स को जब आप फॉसाइल फ्यूल एनर्जी नीड्स को कैसे पूरा करेंगे? एनर्जी नीड्स में आप जो नया बिजली का कानून लाना चाहते हैं, उस बिजली के कानून में आप फेडरल स्ट्रक्चर को किल करेंगे। उस बिजली के कानून में राज्य केंद्र को और उन बिजली कंपनियों को खुली छूट होगी दाम बढ़ाने की। बॉम्बे की जनता उसके दाम बढ़ाने की दुख को झेल रही है। वो पूंजीपतियों का एक राग है, उस राग
और जब भी ये मॉर्गन एंड स्टैनले ये बता दें कि 2008 से लेके 2012 तक जब आर्थिक मंदी थी तो क्या इसने जो 1000 से ज्यादा बैंक फेल हुए उस पर कोई रिपोर्ट दी? नहीं दी। क्या इसने उन विकसित देशों का डाटा डाउन किया? नहीं किया। ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी नजर में ये रेटिंग एजेंसीज IMF और वर्ल्ड बैंक के एजेंट के रूप में काम करती हैं। और विकासशील देश हो या विकसित देश हो, ये यहाँ की पॉलिसीज को ठीक है दिनेश भाई, मैं औरों से एक रिएक्शन ले लूं इनिशियल, फिर मैं इस पर और चर्चा करूंगा। लेकिन मोटे तौर पर मैं 3 बातें समझ पाया। आप कह रहे हैं कि ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केट में फैलवा दी, उनको बोल के कि एक रिपोर्ट डाल दो। ठीक है। दूसरा, इस पर तो और लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन मैं छोटे छोटे आपसे 2 जवाब चाहता हूं। आपने कहा कि इसके पहले बैंकिंग सेक्टर नुकसान में भी था। बिल्कुल था, आप सही कह रहे हैं। जिस वक्त कालीन के नीचे जो लोन स्ट्रक्चरिंग के नाम पर चीजें डाली गई थी उनको निकाला गया, एनपीए बढ़ा, सब कुछ हुआ। कितने लाख करोड़ का एनपीए वगैरह रिकवर हुआ है ये भी मैं आगे बता दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ जो बेसिक प्रश्न मैंने पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया कि अगर नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों का लोन माफ कर रहे हैं तो इस साल का ही सिर्फ पूछ रहा हूं, बाकी नहीं पूछ रहा, इस साल बैंकिंग सेक्टर मुनाफे में कैसे आया? उसके 2 कारण हैं। एक कि जो थोड़ा बहुत लोगों की नौकरियां लौट के आई, जनता ने उसको किया। दूसरा, जो नोटबंदी के बाद उनकी आर्थिक अस्थिरता आई, अब लोगों ने महसूस किया कि हमें नोट थोड़े अब सेव करके रखनी है, वो बैंकों में जमा करते हैं। अभी भी उनका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा विश्वास है देन दी प्राइवेट सेक्टर बैंक। और सब जानते हैं कि कर्जा तो इन्होंने माफ किया, पेनल्टीज तो इतने माफ की। हम क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट का डाटा कह रहे हैं। पर एनपीए नहीं सर, पार्लियामेंट का डाटा ये नहीं कह रहा कि एनपीए का मतलब दोस्तों का पैसा लौटा देना होता है, दोस्तों का पैसा माफ कर देना होता है। एनपीए में मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जगह एनपीए था 4800 करोड़ रुपया, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। उस 4800 करोड़ रुपए को दूसरे ने कहा कि ठीक है मैं पे कर दूंगा, पर मैं कुल पे करूंगा 890 करोड़ रुपए। ऐसे एनपीए की रिकवरी हो रही है। आप देखिए, एक एक केस उठा के देखिए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बकायदा इसका डाटा दिया, जिसको फिनांस मिनिस्टर नहीं कंट्राडिक्ट कर पाई। जिसको तमिलनाडु के चीफ फिनांस मिनिस्टर ने उनसे कहा ये क्या है, तो उसका भी जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, अगर ऐसा और दूसरा एक छोटा सा जवाब दीजिए, इस पर मैं आऊंगा। एक छोटा सा जवाब, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं भी करते तो भी इंडिया 2030 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी जाता। बिल्कुल, आप देख लो उठा के। तो लेकिन हमारे यहाँ तो विपक्ष श्रीलंका बना रहा था, और हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ ना भी करें तो भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। सुशांत, श्रीलंका बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कभी भी। तो सर, या तो श्रीलंका बनेगा या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। अरे भैया, कल ही 8 नवंबर निकली है वो नोटबंदी की बरसी। कल ही 8 नवंबर निकली। नोटबंदी से आज जनता की जेब से पैसा जा ही रहा है। सुनील अलग जी, ठीक, ओके सर, पॉइंट्स टेकन। सुनील अलग जी, दिनेश जी कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी ने बनवाकर जनता के बीच ऐसे ही डलवा दी, मतलब उन्होंने कहा और उन्होंने डाल दी, पहली बात। दूसरा, वो खुद कह रहे हैं इंडिया जो है वो कुछ भी ना भी करता तो भी 5 ट्रिलियन तो इकोनॉमी बन ही जाता। फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि हमारी हालत खराब है, अर्थव्यवस्था को इन्होंने डुबा दिया, जब हम खुद ही 5 ट्रिलियन बन जाते तो। और तीसरा, जो वो कह रहे हैं कि भाई लोगों की नौकरियां लौट आई हैं इसलिए बैंकों का मुनाफा जो है वो बढ़ गया है। थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा बहुत नौकरी आने से बैंकों का मुनाफा जो है वो 1 लाख करोड़ पे थोड़ी पहुंचेगा सर? कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं पहुंचेगा सर, सिर्फ थोड़ी नौकरी आने से होगा। तो एक तरफ विपक्ष कहता है सुनील अलग जी की देश में अर्थव्यवस्था डूब गई, नौकरियां नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इतनी नौकरियां आ गई हैं कि बैंक मुनाफे में चले गए। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनील जी, आपकी इस पर क्या राय है? अब देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, जैसे सीपीआई है ना अभी के भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि 2 साल के लिए कोविड था इंडिया में, ये तो भूल ही गए सब लोग। चाहे मनमोहन सिंह होता, चाहे सीपीआई होती, जो भी गवर्नमेंट में होता, तो जो कोविड का जो केस है वो तो नीचे जाता ही जाता। अब मॉर्गन स्टैनली ने जो रिपोर्ट किया, वो क्या कभी सुनता है क्या किसी गवर्नमेंट को? कि मोदी जी ने कहा कि मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट डाल दो, तो डाल दिया उन्होंने। देखिए, आइदर यू एक्सेप्ट कि जो रिपोर्ट आया है, जो फिगर्स आए हैं, या यू डोंट एक्सेप्ट इट, वो तो दूसरी बात है। जब मैं इंडिया टुडे का, आज मैं गया हुआ था वो कॉन्फ्रेंस में, नॉट टुडे बट फ्यू डेज अगो, वो एक अमेरिकन आया था वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन, उसने कहा देखिए आपको जो भी स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाना है सब उल्टा सीधा कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जो कह रहा है इंडिया को आप नीचे दिखाएंगे तब जाके खुशी आएगी आपको।
मैं दिनेश जी को सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, आप देश के बारे में सोचिए जैसे मोदी जी सोच रहे हैं। वो देश सोच रहे हैं, इसलिए कोविड सारे जितने गरीब थे उनको फ्री खाना दिया। वो कॉस्ट किसने भरा? हम लोगों ने भरा ना। और जो कह रहे हैं कि दोस्तों को उन्होंने माफ कर दिया, कोई भी माफ नहीं किया है जितना मैं जानता हूं। सारे ने अपने कंपनीज बेचे हैं यहां पे टू सेटिस्फाई द बैंक्स। बैंक का इंटरेस्ट शायद वो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट दिनेश भाई अभी डिबेट खोलूंगा, आप उस पर काउंटर कर लीजिएगा। एक बार वो सबका इनिशियल रिमार्क हो जाए। जी बोलिए सुनील जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जितने सारे, चाहे जो एसआर हो, चाहे जेपी हो, चाहे जो भी हो, मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने सारे कंपनियां बेच के उन्होंने बैंक को वापस किया ना पैसे। अब इंटरेस्ट के ऑन प्रॉफिट शायद ना हो, बट बैंक्स आर इंटरेस्टेड इन कि हमारा प्रिंसिपल तो कम से कम आ गया ना। तो ये देखिए, जो भी कह रहे हैं कहते जाएंगे, 10 साल के बाद हो या ना हो हम देख रहे हैं, लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि देखिए भाई साहब, अब देश जो है आगे बढ़ रहा है। वी आर इन अ पोजीशन, जो सारे आईएमएफ ये कहेंगे आईएमएफ इज रॉन्ग, वर्ल्ड बैंक इज रॉन्ग, ये मॉर्गन स्टैनली इज रॉन्ग, जितना सब जो भी प्रो गवर्नमेंट हो सब गलत है इनके लिए, सीपीआई के लिए। सिर्फ जो वो कहेंगे वही ठीक है। पंकज शर्मा जी, आपके हिसाब से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो है वो क्या नरेंद्र मोदी की खरीदी हुई रिपोर्ट है? और जो बैंकों का मुनाफा है वो भी कोई फर्जी मुनाफा दिखा दिया है? दोस्तों का जो कर्जा माफ किया वो कहां चला गया? बैंक मुनाफे में कैसे आए? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट खरीदी हुई है या नहीं है, ये तो नरेंद्र भाई मोदी जाने। लेकिन अगर मॉर्गन स्टैनली के कहने से ही भारत 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो फिर कहना ही क्या है। जो सोचते हैं कि शेयर बाजार का फुगावा ही किसी देश को दुनिया का सिरमौर बना सकता है, उनकी सोच को मैं नमन करता हूं। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता हूं। आईएमएफ को भी नमन करते हैं, वर्ल्ड बैंक को भी करते हैं, इन लोगों को भी समझ नहीं है, इनको भी समझ नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया, इस वक्त बैंक्स में बैड लोन्स की स्थिति क्या है, एसेट्स की स्थिति क्या है? एक चीज है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बैलेंस शीट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, और उसके भीतर जितना घालमेल होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बैलेंस शीट का मैनेजमेंट बैंकों को 2013-14 के पहले नहीं आता था, जब -11.2% के लॉस में चल रहे थे बैंकिंग सेक्टर? ये उन्होंने 2014 के बाद पढ़ाई की, सीखा। ये हर चीज का मैनेजमेंट करना जो पिछले 8 साल में शुरू हुआ है, ऐसा पहले नहीं होता था। पंकज जी, आपको लगता नहीं कि ये बहुत आप हल्का तर्क दे रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे अपने नोट्स जो हैं, अकाउंट जो हैं, उसमें हेर फेर कर लेना, ये 2014 के बाद सीखा उन्होंने? 2014 के बाद इस तरह की चीजें बहुत बढ़ गई हैं। बैलेंस शीट मैनेजमेंट न सिर्फ सरकारी बैंकों का, बल्कि प्राइवेट बैंक्स का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, सरकारों का पंकज जी, रघुराम राजन को कभी सुन लीजिएगा, वो बोलकर गए कि कैसे आंख मूंद के अंधाधुंध लोन बांट दिया गया 63 लाख करोड़ तक का 2008 से 2014 के बीच में। कभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का 2011-12 का बयान सुनिएगा कि कैसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर बैंकों के अंदर क्या क्या हुआ और कालीन के नीचे सब डाल दिया गया। वो आंख बंद करके किया। ये जो आंख खोल के लाखों करोड़ रुपए के लोन्स अपने दोस्तों के माफ कर दिए, उस पर भी तो कुछ होना चाहिए। किसके नाम लेके बताइए सर, मैं आज टीवी पे आप सबको बताइए किसका माफ किया। सामने है, सब सामने है, लाखों करोड़। सर, विजय माल्या ट्विटर पे लिख रहा है कि मेरा जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा वसूल रहे हो, अब मेरा केस बंद कर दो। नीरव मोदी को पकड़कर वापस ला रहे हैं सर, पैसा तो ले ही लिया उससे। जब ले आएंगे तब बात करेंगे। तो किस दोस्त का माफ किया वो तो बताइए सर, हमें नहीं पता, आप नाम के साथ बताइए ये दोस्त इतना माफ किया। सब तो आपके सामने है। नहीं सर, आप नाम लेके बताइए, मेरे सामने कुछ नहीं है। मानिए मैं नहीं जानता, आप देश को बताइए कि फलाना दोस्त इसका इतना लाख करोड़ माफ किया। क्या कह रही है मॉर्गन की रिपोर्ट? ये कह रही है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो इस वक्त 15,500 पंकज भाई, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं प्रति व्यक्ति नहीं, पंकज भाई माफी, मैं कोई प्रति व्यक्ति आय पे अभी जाऊंगा ही नहीं। आप कह रहे हैं सबको पता है नरेंद्र मोदी ने किन दोस्तों का पैसा माफ किया। आप दोस्तों का नाम लीजिए कैटेगोरिकली और बताइए इतना पैसा माफ कर दिया। मैं आपको खुला मंच दे रहा हूं, रोकूंगा भी नहीं।
ये तो पब्लिक डोमेन में है। अरे तो बोलिए ना सर, हमको नहीं पता, मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं, मुझे बताइए सर, मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो पब्लिक डोमेन में है। नाम बताइए ना सर किसका। पब्लिक डोमेन में तो राहुल गांधी का यह भी बयान है कि अडानी अंबानी जो है वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और वो जाकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आती। सारे बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट्स में है। क्या है सर बताइए ना। अरे तो पब्लिक डोमेन में आपको बोलने क्या दिक्कत आ रही है, आप बताइए ना। नहीं, मैं नाम क्यों लूं? क्यों नहीं लेंगे, सिर्फ बोल के चले जाएंगे। किस दोस्त का कर दिया, किस दोस्त का किया ये नहीं बताएंगे, कितना किया ये नहीं बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे, दावा ठोकेंगे राहुल गांधी की तरह। संसद के दोनों सदनों में सवालों के जवाब में है। तो भाई संसद में है, आप बोलेंगे तो आप पर तो कोई केस करेगा नहीं। आप बोल दीजिएगा कि भाई संसद का पढ़ के बता रहा हूं, नाम बताइए। संसद में भीतर बोलूंगा तो नहीं करेगा, लेकिन बाहर बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो आपको केस से डर लग रहा है ना? केस से डर लग रहा है आपको? अच्छा एक काम कीजिए, मेरा नंबर मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर को देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं पढ़ के सुना दूंगा। करिए। ठीक है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर जरा इनको मेरा नंबर व्हाट्सएप करो, या आप नाम और ये डेटा दीजिएगा कितना कर्जा माफ किया है। अभी सबको पढ़ के सुनाऊंगा पंकज जी का। चलो हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट खरीद ली गई, बैंकों का मुनाफा जो है वो हेरफेर से हुआ है। पंकज कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं कि वो जो लोगों की नौकरियां आ गई हैं उसकी वजह से हो गया है मुनाफा, और भारत जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बननी ही थी, तो फिर हम श्रीलंका कैसे बन रहे थे? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अर्थव्यवस्था की बहस किया कीजिए तो राजनीतिक तरीके से बात करने की कोशिश न तो खुद किया कीजिए, न अपने मेहमानों को करने दिया कीजिए। पॉलिटिकल डिबेट मत किया कीजिए। क्यों नहीं किया कीजिए? क्योंकि वरना होगा यही कि जैसे राजनीति में नहीं, मंच पर खड़े होकर चिल्लाता है कोई, सब बेच दिया एक नेता है, दूसरा कहता है कि सब चोर हैं, सब मिले हुए जी। तो ऐसे ही नासमझ लोग यहाँ भी आकर कुछ कुछ बोलेंगे और वो आपके सामने कुछ बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब जान लीजिए। 2013 दिसंबर, रिजर्व बैंक के सेलिब्रिटी गवर्नर थे रघुराम राजन, उनका एक बयान है दिसंबर 2013 का। उन्होंने कहा कि देश में बैंकिंग एनपीए की समस्या गंभीर हो रही है, लेकिन कोई अलार्मिंग नहीं है, इतनी खतरनाक नहीं है। जब वो कुर्सी से नमस्ते हो गए, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। जो व्यक्ति 1 दशक से फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर से लेकर, रिजर्व बैंक से गवर्नर से लेकर, मोंटेक सिंह जी के लिखने वाले 100 स्मॉल स्टेप्स टू करेक्ट द इकोनॉमी, ये सब करते हुए नहीं कुछ कर पाए, उन्होंने 2018 में जाके क्या कहा? उन्होंने 2018 में जाके वो कह दिया, जिसके बाद पता चला कि इस देश में यूपीए की सरकार कितनी गड़बड़ झाले की, घोटाले की सरकार थी। उन्होंने कहा आज देश में जितने भी एनपीए हैं ये सब के सब 2006 से 2008 के दौरान दिए गए। और एसबीआई की चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि 2008 में जो क्राइसिस आई उसको भारत के बैंक, भारत की सेविंग वाली इकोनॉमी, बचत वाले लोग उन्होंने बचा लिया, लेकिन बैंकिंग सिस्टम को सिस्टमेटिकली तबाह करने से, एक जिसको कहते हैं जो रोकना चाहिए था सरकार को, वो नहीं रोका। और अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो 8,60,000 करोड़ की एनपीए की रिकवरी यूपीए के समय के बैड लोन्स की एनडीए के समय हुई है। इसको ऐसे समझिए कि जो मनमोहन जी दे गए थे, कर्जा वसूल नहीं पाए, बैंक बर्बाद हो गए, उसको वसूली का काम किसने किया? वो काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो नहीं क्यों कर पाई वो? क्योंकि इसको पता था इस सरकार को कि अगर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बर्बाद होते रहे, जो प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि फोन बैंकिंग होती है, दोस्त है दे देना इसको लोन, अब दोस्त को फोन पे लोन नहीं मिलता है। और क्यों? क्योंकि अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम करती हैं, अब मूर्खता से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। अब किसी एक व्यक्ति के फोन पर किसी को कर्ज नहीं मिल जाता है तो क्या होता है, इस देश में जो रेगुलेटर है वो पूछता है कि भैया तुम्हारी वायबिलिटी क्या है। और एक बात मैं दर्शकों की समझ के लिए कह दूं, आज अगर हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया के हर महत्वपूर्ण जो जितने पैरामीटर्स हैं, अगर उस पे भारत की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गई है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी, और आज ऐसा नहीं है, 2 कंपनियां बनाती थी मोबाइल और आज हम कितने पे पहुंच गए?
6 करोड़ से 30 करोड़ मोबाइल बना रहे हैं। आज 8 लाख लोग भारत में हैं जो कार और एसयूवी की बुकिंग कर चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, लेकिन उनको कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही। आज जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो ताइवान और चाइना के बाद, वियतनाम के बाद भारत उस क्षेत्र में वो सोचने लगा है कि कल को ये 8 लाख गाड़ियों की नहीं होगी, चिप सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे। और ये एक क्षेत्र नहीं है, इस समय जो बेसिक चीजें हैं वो दुरुस्त की गई हैं। आप 20 साल बाद इस ठीक है, दिनेश वार्ष्णेय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वो सुनील जी जब कह रहे थे तब भी जवाब देना चाह रहे थे। दिनेश जी आप जवाब दीजिए। पंकज जी आपको मेरा नंबर भेज दिया गया है, नाम और नंबर भेजिए किसका कितना लोन माफ हुआ है। तब तक दिनेश जी जवाब दीजिए। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं हर्षवर्धन जी ने जो कहा कि राजनीति और राजनीति ना करें, हर्षवर्धन जी शायद कीर्तन कर रहे थे और ये राजनीति नहीं कर रहे थे। ये जानते हैं अच्छी तरह से कि राजनीति देश चलाती है, और जब राजनीति देश चलाती है तो वही राजनीति नीतियां बनाती है, और नीतियों की फॉर्मेशन जो होती है, नीतियों की संरचना और रचना जो होती है वो राजनीति करती है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, प्राचीन विश्व में या प्राचीन भारत में, तो ये इनको पता होना चाहिए। ये मौलिक रूप से फॉल्टी है। मेरा बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट था उसको अलाक साहब ने खुद ही सपोर्ट कर दिया, जो वो कहते हैं कि साहब एनपीए की वसूली में मूल तो आ गया, ब्याज नहीं आया। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि किस तरह से एनपीए का एडजस्टमेंट हुआ है। 4800 करोड़ रुपए के एनपीए को दूसरे ने कहा मैं दे दूंगा, इसको लेके अपने ऊपर 835 करोड़ रुपए दूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं ये एआईबीए और एआईबीओ के बकायदा प्रेस स्टेटमेंट निकाल लीजिए सुशांत जी आप, उसमें उनके नाम भी मिल जाएंगे किन किन के माफ किए हैं। फिनांस मिनिस्टर थ्रेट करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को, हम तुम्हें देख लेंगे, हम कहते करके दिखाओ अरेस्ट इनके लीडरों को, हम बताएंगे फिर आपको पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को आंका जाता है कि उस देश की जनता की जेब में कितना पैसा गया, उस देश की जनता को कितनी सरकारी शिक्षा मिली, उस देश की जनता को कितनी सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली, वो बता दीजिए सबके सामने है। अलाक साहब ने खुद कहा कि 2 साल कोविड में रहा, और सबने कोविड में देश की अर्थव्यवस्था में देश की स्वास्थ्य की, सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का भद्दा और गंदा नाच देखा है। मैं इस पे आगे नहीं बोलना चाहता। तीसरी बात मैं बता देना दिनेश भाई, एक मिनट, तीसरा में अभी आपने जो 2 पॉइंट रखे उस पे जरा जवाब ले लें। एक बस मैं एक पॉइंट मेरा और ले लीजिए, फिर आप बेशक जवाब ले। अच्छा बोलिए। आखिरी पॉइंट है, मैं रिपोर्ट लेके बैठा हूं स्टेनले मोगले की, वो खुद कहता है, मैं तब भी आपने मुझे रोक दिया था, बायोगैस, एथेनॉल, हाइड्रोजन, विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे अगर हम काम कर गए तब हम ये $500 बिलियन की इकोनॉमी पे पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं। वो साफ कहता है। ये देखिए, ये रही रिपोर्ट मेरे हाथ में। पर दिनेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं, इसी रिपोर्ट में कैच है। अरे पर मैं ये कह रहा हूं, ये रिपोर्ट, अरे पर दिनेश जी मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं पैसा देके खरीद के जैसे भी ये रिपोर्ट छपवाई, उसमें फिर ये क्यों नहीं छपवा, ये क्यों छपने दिया कि ये हो जाएगा तब होगा, फिर तो पूरा ही अपने मर्जी से लिखवाते। 15.6 से 21% जीडीपी आ जाएगी 2031 में, 22 से लेके 31 तक। अदरवाइज भी आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देखिए, आप अदरवाइज भी आ जाएगी इकोनॉमी की ग्रोथ को आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आ जाएगी ना सर। हाँ, देश आगे जाएगा ना, देश डूब नहीं रहा है ना। नहीं कर दिया आप मान रहे हैं ना टीवी पे बैठ के कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, भारत डूब नहीं रहा। 1500 लाख डॉलर पे, तब तो मैं मान लूंगा, अदरवाइज कैसे हो जाएगी ये? नहीं दिनेश भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी ही होगी। आज टीवी पर बैठ के लेफ्ट के नेता ये घोषित कर रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं इंडिया को। ये नेहरू के कारण नहीं होगा। द कंपेलिंग फैक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विल लीड टू दैट फैक्टर। प्लीज रीड द इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, हो जाएगा ना? हाँ, और दूसरी बात सुशांत एक बार बता दी सर, हो जाएगा ना? अलाक साहब माफ कीजिएगा, कम्युनिस्ट कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जाते हैं, और इस बात को आपने आजादी के आंदोलन में भी देखा है। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, हमारी जनता की जेब में पैसा आएगा, पूंजीपतियों की जेब में नहीं जाएगा, तो हम खुश होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं अलाक साहब से और हर्षवर्धन त्रिपाठी से, ऐसा कैसा हुआ कि 2 साल के कोविड में ना सिर्फ भारत के पूंजीपतियों का बल्कि विश्व के पूंजीपतियों की 41 से 52% इनकम बढ़ी, और हमारे देश की जनता की आमदनी 40% घट गई, और वो घटी हुई है अभी। मैं अब जवाब ले लेता हूं दिनेश जी, मैं जवाब ले लेता हूं, दोनों से ले लेता हूं। लेकिन पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, टीवी पर बैठकर दर्शकों को भी खुशी हो रही होगी कि लेफ्ट के नेता खुद घोषित करके जा रहे हैं कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा।
इसको कोई नहीं रोक सकता, सब्जेक्ट टू डेट कोई नहीं रोक सकता। नहीं बन जाएगी बशर्ते कि बशर्ते कि इन 5 फैक्टर्स को पूरा करें। स्टैनले एंड मॉर्गन भी कहता है उस बात को। सर स्टैनले मॉर्गन छोड़िए ना सर, मॉर्गन स्टैनले छोड़िए, वो तो आप कह रहे हैं बिका हुआ है। मैं तो मानता हूं दिनेश भाई नहीं बिके, और दिनेश भाई ने कह दिया है आज देश की जनता सुने कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और उसको कोई नहीं रोक सकता, और ये तो अपने से बनेगा। हाँ। बाकी जो पुश और पंप लगेगा तो 7.5 ट्रिलियन की भी बन जाएगा जो मॉर्गन स्टैनले कह रही है। बस 15 ट्रिलियन इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? भारत के हर आदमी को गदगद हो जाना चाहिए। सुनील अलग जी, सुनील अलग जी, आज खुशी का दिन है, लेफ्ट के नेता खुद मान रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। सुनील अलग, हर्षवर्धन यही प्रॉब्लम है, तुम सुनो। अब देखिए जो एक सेकेंड भाई साहब, एक मिनट दिनेश भाई, अब आप फिर, मैं तो आपकी बात पे चल रहा हूं। मैंने आपने जो कहा मॉर्गन स्टैनले बिक गया, मैंने उसको बिका हुआ भी मान लिया। मैं तो मानता हूं आप नहीं बिके हैं, आपकी रिपोर्ट पे जा रहा हूं। दिनेश भाई ने कह दिया 5 ट्रिलियन तो 5 ट्रिलियन। सुनील अलग जी, किस यूरोपियन नेशन अब देखिए डाउन किया था जो मोदी जी ने किया है। एक सेकेंड भाई साहब, आप दिनेश जी 1 मिनट रुक जाइए। दिनेश जी आप जरा सुन भी लीजिए ना, आपकी बात मैं सुन रहा था। देखिए जितना मूवमेंट्स किया है ना मोदी जी ने या इस गवर्नमेंट ने, कि देखिए वी आर गेटिंग एप्पल व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री, Apple phones are going to be produced here, labor is going to come in, foreign investment is going to come in, सब कुछ आएगा हमारे देश में। आप कहिए कि आप मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, सब अपने आप ही हो रहा है ना। आप यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर जो भी कर, देखिए 10 साल के अंदर, 1 सेकेंड, साल के अंदर उन्होंने कहा है कि हाइड्रो पावर जो है, पावर गेट द सन इन, गेट एवरीबॉडी इन। जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ना, आपके हिसाब से सब ठीक कर रहे हैं। अगर आप पावर में होते तो आप भी वही करते ना जो मोदी जी कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि नहीं? जो भी है, कौन सा मूवमेंट जो मोदी जी ने कहा है जो आप रोकेंगे? आप उनको कह दें। अच्छा दिनेश भाई एक बात बताइए, दिनेश भाई करो ये, इसका मतलब आप भी मान रहे हैं मोदी जी अर्थव्यवस्था का काम ठीक कर रहे हैं? नहीं सुशांत, नहीं ठीक नहीं कर रहे, फिर भी हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे। अलाक साहब की बात पे आता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। अलाक साहब बल्कि अपनी बात में मेरी बात का ही सपोर्ट कर देते हैं। जैसे पहले इन्होंने बताया कि मूल आया ब्याज नहीं आया, ये अपने आप सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए आप इकोनॉमी पे कितना भी दाएं बाएं जाइए, आप बच के नहीं निकल सकते। अल्टीमेटली लौट के फंडामेंटल्स पे आपको आना पड़ेगा। ये अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है, ये कोई ऊपर का भगवान राम या श्री राम या दुर्गा या भगवती नहीं है। नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप आगे बढ़िए ना। अब मैं ये जानना मुझे एक बार बताइए, आप कह रहे हैं 2031 में 15% से 21% हो जाएगी। अलाक साहब मुझे ये बता दीजिए, अदरवाइज 21% हो जाएगी जब रुपया जो है $1 के बदले 125 रुपए का हो जाएगा 2031 में। अगर इसी स्पीड से चला तो 135 रुपए का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक। एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, आपने चूंकि इतनी बिजनेस रिपोर्टिंग की है, पंकज भाई आ रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी चूंकि आपने इतनी रिपोर्टिंग किया, आप जरा मुझे समझाइए। मैं जितना दिनेश भाई को सुन रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक अस्पताल है जिसको तहस नहस कर दिया एक डॉक्टर ने, उसको सर्जरी नहीं आती, उसको कोई काम नहीं आता। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि यहां जितने पेशेंट को वो डॉक्टर देख रहा है वो सारे यहां से ठीक होकर जाएंगे, क्योंकि उनको तो ठीक होकर ही जाना है। ये कैसे संभव है कि उस डॉक्टर को इलाज भी नहीं आता और पेशेंट भी सारे ठीक होकर जाएंगे, क्योंकि उनको तो ठीक होना ही है, कोई मरेगा भी नहीं, कोई बचेगा भी नहीं, बस तो सब जाएंगे। हर्षवर्धन जी ये कैसे होगा? सबसे पहले तो जो दिनेश की जो मूल समस्या है, चिंता है, उसको मैं ठीक कर दूं। उन्होंने कहा कि नीतियां राजनीति बनाती है, यही बनाती आई है, तो कुछ पॉलिटिक्स का लेसन वो देने लगे। अब पॉलिटिक्स का लेसन तो सीपीआई वाले सीखें, क्योंकि जनता इनको कुछ समझ नहीं रही है, पॉलिटिक्स इनको आती नहीं, इसीलिए इनको एकदम से राजनीतिक तौर पर कूड़े में डाल दिया। दूसरा इनकी मानसिकता है, ये बंगाल में भी ऐसे सोचते थे कि कुछ नहीं करो, अपने आप होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ हड़ताल कराई, इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को भिड़ाया, इन्होंने मालिक मजदूर को सामने खड़ा कर दिया। क्या हो गया? बंगाल की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। जो एक समय में पश्चिम बंगाल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था भारत की, आज उसका देश के औद्योगिक राज्यों में कोई स्थान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं कि राजनीति कैसे गवर्न करती है, तो उसको समझिए। रघुराम दिनेश भाई प्लीज ऐसे आवाज में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिनेश भाई क्योंकि अर्थव्यवस्था थोड़ा सीरियस मामला है, लोग समझ नहीं पाएंगे। एक एक
भी लड़ेंगे किसी भी दिनेश भाई सरकार एक एक आ करके जाए, आपके तो बीच उसमें में आ जाए। कोई नहीं बोल अगर रहा, हमने सरकार ना को हर्षवर्धन जी ने आपको काटा ना सुनील जी ने काटा। एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा। पंकज जी भी बहुत देर से नहीं बोले। हर्षवर्धन जी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि यूपीए के समय में इस देश में कोई ऐसी परियोजना नहीं थी जो समय पर पूरी होने की तरफ थी। कोई मतलब कोई। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। और ये जो होता है तो होता है, इससे समझिए। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इस देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा कि सर देखिए, आप अर्थशास्त्री हैं, आप बहुत जानकार हैं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है। और मैं आपको और याद दिलाता हूं, उस वक्त जो पर्यावरण मंत्री थी उन्होंने क्या बताया था, उनके बारे में क्या कहा गया था। परियोजनाएं चलती तो हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाती। उस समय का एस्टिमेट है कि 17 लाख करोड़ की परियोजनाएं रुकी हुई थी। ये उस समय की बात मैं कर रहा हूं। अब आज की आप बात कर लें, आज 14 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ गई। यानी आपको मोबाइल बनाना है, आपको टीवी बनाना है, आपको टेक्सटाइल में काम करना है, आपको किसी और क्षेत्र में काम करना है, आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, यानी उन सभी क्षेत्रों में जहां भारत मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ा हुआ था, उनके लिए सरकार ने कहा कि हम आपको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। आप इतने से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपको इंसेंटिव दे देंगे। आप हमारे यहां रोजगार देते हैं तो हम आपको ये एक और चीज दे देंगे। आप 30% से ज्यादा, फिर से बता रहा हूं, 30% से ज्यादा भारतीय उत्पादों का प्रयोग करेंगे तो आपको हम इस तरह की सुविधा देंगे। इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ यह हुआ कि दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन, यानी जहां वो उत्पाद बनाती हैं, उसको चाइना से और दूसरे देशों से लेकर भारत आ रही हैं। अब उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि शुरुआती दौर में तो यहां मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगेगी, लेकिन उसके बाद हर बड़ी कंपनी का सीईओ कह रहा है कि हम भारत को एक ऐसे एक्सपोर्ट हब के तौर पर देखते हैं जहां से दुनिया को हम हर तरह के उत्पाद सप्लाई करेंगे। इसकी वजह से भारत 5वीं और फिर तीसरी ठीक है पंकज जी, पंकज जी क्या आप सहमत हैं दिनेश भाई जो कह रहे हैं उससे कि भारत कुछ नहीं भी करेगा तो भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बनी जाएगा? और क्या इसका क्रेडिट फिर नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, जिसके लिए आप लोग कह रहे थे कि भाई श्रीलंका बना रहे हैं? ठीक है, बिना कहे बिना कुछ किए तो कोई कुछ नहीं बनता है। और जब भी आर्थिक तरक्की होती है तो देश में जब जो सरकारें रहीं उनसे जो बन पड़ा किया है। ये बात अलग है कि 8 साल में अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन हुआ है। अब ये आप कह रहे हैं मोबाइल बनने लगे, ये बनने लगा। अगर यही सब है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, हर्षवर्धन जी ये बताएं कि जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कितने % है? अभी मोदी जी ने ऐलान किया था कि 25% हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का। अभी कितना है? पिछले 8 साल में 15% पे क्यों रुका हुआ है? अगर इतना ही सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तरक्की कर रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आधी नौकरियां लापता क्यों हो गई हैं? 5 साल में इस सेक्टर में आधी नौकरियां जा चुकी हैं। 8 साल से भारत का निर्यात वहीं का वहीं थमा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्च है वो 3.5% से घट के 2% हो गया है। अगर अर्थव्यवस्था इतनी ही तेजी से तरक्की कर रही है तो ये सब क्यों हो रहा है? इस पर भी तो बताइए। 1/3 आबादी घनघोर गरीबी में रह रही है। ये आप हर्षवर्धन जी से पूछ रहे हैं, मैं इसका जवाब हर्षवर्धन जी से लेता हूं। भारतवर्ष में हर्षवर्धन जी से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन जब छोड़ा था 2014 पंकज जी, इसका मतलब दिनेश जी बैठ के टीवी पे गलत बात कह रहे हैं। अगर इतनी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है तो 5 ट्रिलियन कहां से बनेगा? हम नहीं बन सकते। फिर इसका मतलब दिनेश जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं। अब 5 ट्रिलियन बनेगा 2031 में, तब देखेंगे। आज की स्थिति में आपको बता रहा हूं, आज की स्थिति जो है उसका भी तो जवाब दे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दो लोग बैठे हैं विपक्ष की तरफ से, एक कह रहे हैं कि बनेगा तो देखेंगे, एक कह रहे हैं कुछ नहीं भी करेगा तो बन ही जाएगा। हर्षवर्धन जी आप जवाब दीजिए। एक मिनट हर्षवर्धन जी जवाब। अच्छा पंकज भाई, आपने नाम और नंबर नहीं भेजा है, मेरा नंबर आपके पास है। मैंने आपको भेज दिया कि किस तरह 5 साल में 10 लाख करोड़। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप। हर्षवर्धन जी तब जवाब दीजिए। मैंने आपको भेज दिया 5 साल में 10 थोड़ा लाख शांत हो जाए तो मैं बोलूं। बैंकों ने वेव ऑफ किए हैं, पढ़ लीजिए उसको। सुशांत जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए हर्षवर्धन जी। अच्छा, इसमें किसी का नाम नहीं है पंकज जी, बता दूं।
एक मिनट, हेलो सर, एक मिनट, ये टीवी पे एक आर्टिकल डाल दिए हैं, ना एक आर्टिकल भेज दिए हैं, इसमें किसी दोस्त का नाम नहीं है, किसका लोन माफ किया कुछ नहीं है। ना भाई गलत बात, पंकज जी आप घुमा रहे थे, ये पब्लिक को पढ़ के पूरा सुना दूंगा, डिबेट रोक दूंगा, गलत बात। पंकज हर्षवर्धन जी बोलिए। सुशांत जी देखिए, एक तो ये कि आगे से ना आप यहां सिर्फ म्यूट कर दीजिएगा, हम लोग आपको मैसेज भेजेंगे, क्योंकि जब बोल नहीं पाएंगे पंकज शर्मा की तरह, कोई जवाब नहीं होगा, कोई तथ्य नहीं होगा, तो हम कुतर्क करेंगे। और क्यों ये बैठे हुए आज बहस में, जब ये कोई बात बता ही नहीं पा रहे हैं, ये सब कुछ आपको एसएमएस कर रहे हैं। ये यही वाला तरीका, ऐसे ही लोन भी बढ़ता था। ये पंकज शर्मा कांग्रेसी शैली वाले हैं, ऐसे लोन बढ़ता था, कहे बताएंगे नहीं भैया, कोई हम आपके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं देंगे, हम कह रहे हैं भाई हमारा परिचित, हमको लोन दे दो। ये वाली शैली नहीं करनी चाहिए। अरे आप टीवी पर बहस में आए हैं पंकज जी, ऐसे आप देख रहे हैं, देश आपको देख रहा होगा, कुछ आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि भारत ने दुनिया में किन किन क्षेत्रों में क्या कर लिया। आप ऐसे कैसे, इस तरह से अच्छा नहीं लगता सर। अरे आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे, आप इस तरह से मजाक अपना बनवा रहे हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। आपको जिस दिन नहीं पता रहा करे, आप नमस्ते कर दिया कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, कहिए भाई सुशांत जी आज मुझे इकोनॉमी पे नहीं पता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे कोई आंकड़ा नहीं पता है, मुझे छोड़ दीजिए आप, बस इतना करना था आपको। बेवजह आज आप चले आए, एक भी आंकड़ा नहीं है आपके पास, एक भी तथ्य नहीं है। आज आपको नहीं पता है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया, आज आपको नहीं पता है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन कौन कौन सी भारत में आ गई, आज आपको नहीं पता है कि एप्पल का प्रोडक्शन कैसे 2 फैक्ट्री के बाद तीसरी फैक्ट्री में भी शुरू हो गया, आज आपको नहीं पता है कि बेंगलोर में एप्पल का 5AC बनता था, आज हम एप्पल के 14 वाले प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। आज आपको नहीं पता है कि दुनिया की कोई कंपनी अपने कारोबार के लिए भारत के अलावा किसी और देश को नहीं देखती है। आज आपको नहीं पता है कि ताइवान खुद हमारे यहाँ आता है और कहता है सेमीकंडक्टर में हम आपके साथ करना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आंकड़े हर्षवर्धन जी थोड़ा तो सोचा कीजिए, आप सीनियर आदमी। अच्छा हर्षवर्धन जी एक मिनट, अच्छा नहीं, हर्षवर्धन जी एक मिनट भाई, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, पंकज जी ने मुझे एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भेजा है और इसमें आर्टिकल है बैंक्स राइट ऑफ लोन्स वर्थ ₹10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर्स। ये तो हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई ये कालीन के नीचे कचरा छुपा छुपा के गए थे। सबका जो दोस्तों यारों में नहीं होता था कि बियर का बोतल पी पी के और बैल्कनी में रख दो, पापा मम्मी आते थे तो उठा के कबाड़ी को बेचना पड़ता था, तो वहां से सब सफाई हो रही है, तो निकला तो अब हुआ कि देखो यही पिया है। वो बाद में पता चला कि पी के कोई और रखे हुए था, ये आदमी सफाई करा रहा है। अब इसमें सुनिए, अभी इसमें सुनिए, इन्होंने आर्टिकल भेजा है, आप भी सुनिए हर्षवर्धन जी, इन्होंने आर्टिकल जो भेजा है वो लिखता है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, यानी जिनको जो चुका नहीं पाए हैं बैंकों का पैसा, फुल डिफॉल्टर्स, हाँ विलफुल डिफॉल्टर्स। भाई कहां कह रहा हूं कि डिफॉल्टर ऐसे, विलफुल डिफॉल्टर, कौन अपनी मर्जी से डिफॉल्टर जो है नहीं बनता, सब विलफुली डिफॉल्टर होते हैं। उसमें इन्होंने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का कितना है, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का कितना, ये आर्टिकल में लिखा है, वो सब दिया है। मेहुल चौकसी का दे दिया है, आरी एग्रो का दिया है, शिपयार्ड का दिया है, फलाना। एक का भी, दर्शक लोग ध्यान से सुनिए, एक का भी नहीं लिखा है कि ये नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और इनका कर्जा माफ हो गया है। अब पंकज भाई बताइए, अब दूसरा आर्टिकल है कि कुछ और किया जाएगा? 10 लाख करोड़ के लोन किन लोगों के माफ किए, सरकार इसकी सूची पेश कर दे। जी गलती हो गई आज की डिबेट। पंकज जी माफी आप मांग लीजिए, लोन माफ हुआ हो ना हो, आप पब्लिक से माफी मांग लीजिए। क्या आप घुमा रहे थे, आज आप रंगे हाथों धरे गए, आप रंगे हाथों धर लिए गए हैं। ये जो बियर की बोतलें निकल रही हैं बैल्कनी से सर, ये सफाई करने वाले की नहीं है, ये किसी और की हैं, और जो निकाल रहा है उसने बैठा के पिलाई भी नहीं है सर। तो इसलिए जिसकी हैं उसका मानिए, और ये मानिए कि सफाई हो रही है। अब शराब का कल्चर फ्लैट में बंद हो रहा है और ये बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए। अब हर्षवर्धन जी बात पूरी कीजिए, चलिए। सुशांत जी मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और इसीलिए मैंने कहा था कि पॉलिटिकल डिबेट करने वाले इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, तथ्य नहीं होंगे, तो आप ऐसे ही बात करेंगे। आप समझिए, इस देश की सरकार को जो बेसिक्स में दिक्कत थी उसको ठीक करने की कोशिश करनी, और ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने नहीं किया। मैं जब ये बात करता हूं तो बार बार ये कहता हूं कि इस देश में एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुए, जिनके वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी ने बड़ा अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए
और सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी हो गई, तो पूरी जो उनकी आर्थिक नीति थी उसका शीर्षासन करा दिया। और ये जो समाजवादी कम्युनिस्ट टाइप की पॉलिसी है कि भैया कुछ नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं करते रहे। और वो जो चोर थे, वो जो बेईमान थे, वो जो भ्रष्ट थे, बैंक लुटेरे थे, पैसा लेने के बाद ये कौन है? ये हुआ इस देश में। अब उसके बाद उसको ठीक करना था, तो ये लेकर आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC। ये नाम है, ये सरकार कही, इसने कहा कि आप जो बट्टे खाते में डालो साफ साफ बताओ। सब मोदी जी के दोस्त निकाल के लाए हैं। सब जानते हैं सुनील अलग जी, कौन सा क्या घोटाला हुआ है? जब सुनील अलग जी, आने लगा, सुनील अलग जी, एक मिनट दिनेश भाई, एक मिनट। सुनील जी मुझे एक बात बताइए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इंडिया की इकोनॉमी पिछले 8 साल में इतनी क्या कमाल की नरेंद्र मोदी ने बना दी कि वो 10-10 लाख करोड़ का सो कॉल्ड लोन अपने दोस्तों का माफ कर दे रहे हैं। वो जो है वो सारे गलत निर्णय ले रहे हैं, फिर भी दिनेश जी बैठकर टीवी पे कह रहे हैं कि इंडिया तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, कोई रोक नहीं सकता। हम कितने सुपर पावर हो चुके सर। अगर ये सब नरेंद्र मोदी ने नहीं किया होता तो हम क्या 20-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते? नहीं, देखिए साहब, जो भी कह रहे हैं ना, एक भी नाम नहीं जो नरेंद्र मोदी के जो फेंक रहे हैं इनके ऊपर, सारे इनके दोस्त हैं, सब के सब इनके दोस्त ही थे। ये जो दिनेश जी कह रहे हैं कि सारे दोस्त थे। देखिए जो किंगफिशर एयरलाइंस, मैं पहले बता दूं, जो यूपीए गवर्नमेंट में उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने, अरे यार दिनेश जी आप नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। करोड़ रुपए का मैं ये जानना चाहता हूं कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज को किसने खरीदा? कौन योगा करता था? वो मोदी जी के लिए योगा किया नहीं किया 2012, 13, 14 में? वो अब भी क्या कहता है? 35 रुपए पर लीटर पेट्रोल दिलवाना चाहता था। अब कितने रुपए पेट्रोल है? वो भाई 22 रुपए डीजल देखिए भाई साहब, अब कितने रुपए? एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट, कितने रुपए पेट्रोल है इस पे भी शो कर चुका हूं। सुनील अलग जी एक बार बात पूरी कर लें, समय मेरे पास खत्म हो गया, वो बोल ही नहीं पाए। क्या आपको जवाब देना चाह रहे थे? सुनील जी बोलिए। आप देखो जितने सारे दोस्त थे ना, एक भी आदमी ने अभी तक एक नाम भी नहीं मैं लिया नाम अभी, क्योंकि एक कौन आप क्या कह रहे हैं? मोदी का दोस्त था, कभी भी नहीं था। बता दो यार, तुम अपने आप लड़ो मरो और क्या, जितने मर्जी आप कह दो, आप बड़े दोस्त आ गए। मैं कह रहा हूं नहीं दोस्त थे, बिल्कुल आप कह दिया। देखिए आप जो कह रहे हैं ना टीवी पे, लोगों तक पहुंच रही है। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप गप सुना रहे हैं ना, बिल्कुल बिलीव करेंगे वो। नहीं, पर पब्लिक को भी समझ में आ रहा है ना सर, गप सुना रहे हैं। मैं तो चाहता हूं ऐसी डिबेट्स हो, लोग सुने कि कितना गप चल रहा है इस देश के अंदर, और देश के अंदर कितने फैक्ट्स पर चर्चा हो रही है। ये लोगों को समझ में आना चाहिए, और इसलिए ये डिबेट्स रखता हूं, डिबेट्स में मौका देता हूं कि आप बोलिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। अगर राइट ऑफ करने का मतलब लोन माफ करना होता है, तो पिछली सरकारों में राइट ऑफ नहीं हुआ क्या, और तब माफ होता था क्या? और अगर लोन माफ कर दिया गया तो बैंकिंग सेक्टर मुनाफे में कैसे है, ये पूछना शुरू कीजिए नेताओं से। क्योंकि कोई नेता, कोई पार्टी सर्वोपरि नहीं है, देश सर्वोपरि है। ये सब पूछिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, तभी बातें देश में आगे बढ़ेंगी।